प्रिय छात्रों, आपका इस क्लास में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अवकलन के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर ली है। अब कुछ ऐसे फंक्शन रह गए हैं जो छुटपुट फंक्शन है, जो परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो आज हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें इम्प्लिसिट फंक्शन है, कुछ स्पेशल फंक्शन है, फंक्शन की घात फंक्शन के रूप में लिखे होंगे तो कैसे सॉल्व करना है, इनफाइनाइट सीरीज़ के फंक्शंस हैं। और आज हम कुछ छोटी मोटी चर्चा डबल डिफरेंशिएशन की भी करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, तो उसकी भी आज बात करेंगे हम। मैं हरेंद्र पाल सिंह, प्रवक्ता गणित, श्री आर के इंटर कॉलेज कोटला, फिरोजाबाद। बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये दो प्रकार के फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। उसमें कोई ख़ास अंतर नहीं है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि कोई वाई फंक्शन है, कोई वाई आपका वेरिएबल है, वो सीधा सीधा एक्स के पदों में दिया जा सकता है, तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोला जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसे इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाएगा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन तो आप सीधा सॉल्व कर ही चुके हैं, जैसे y = sin इनवर्स x, तो इसमें x अलग है और y अलग है, दोनों तरफ अलग अलग है, और y को x के पदों में डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें जो सीधे सीधे डिफ़ाइन नहीं किए जा पाएंगे, नहीं किए जा सकते हैं, तो उनको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। तो उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले, जब भी हम कोई कक्षा अवकलन की करेंगे तो हम सूत्रों की बात ज़रूर करेंगे। तो हमने हालांकि जब भी पिछली क्लास में भी देखा है, सूत्रों के बारे में हमने उसमें चर्चा की है, तो इसमें मैं पढ़ूंगा नहीं, आप केवल नोट कर लीजिए। ये आप अगर आपने अलग से पिछली क्लास आपने मिस की है तो आप ये सूत्र हैं जो अवकलन के लिए हमें प्रयोग में आने वाले हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। अगर आपको लगे कि आप इतना जल्दी नोट नहीं कर पा रहे तो वीडियो को पॉज करके और फिर नोट कीजिए। तो ये आप देखें, ये हैं इन्वर्स फंक्शन के भी हैं, और ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये चेन रूल है, जो हमने चेन रूल वाली कक्षा में डिस्कस किया था। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ये आपको पहले से ही बताए हैं। और जिन बच्चों ने मिस की है वो वीडियो को YouTube से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता ही है, मेरे सारे वीडियो श्री आर के इंटर कॉलेज कोटला, फिरोजाबाद, या फिरोजाबाद नाम ही लिखें तो श्री आर के इंटर कॉलेज कोटला, अगर आप सर्च करेंगे YouTube पर तो मेरे सारे वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये फॉर्मूले हैं बच्चों, इनके बिना हमारा काम चलता नहीं है। डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की, जिसके बारे में इसमें क्लास में हम टेकअप करेंगे मैटर को। तो ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है, आप इस तरह से आप समझ लीजिए, जैसे ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये जो आपको एक समीकरण के रूप में दिया है, xy + y² = 10x + y, इसमें थोड़ा सा मुश्किल काम है कि हम y को और x को, जो वेरिएबल्स हैं, उनको सेपरेट कर दें अलग, एक तरफ y और एक तरफ x, या y = fx, इस तरह से हम इसको सेपरेट करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवकलन का जहाँ तक मैटर है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन में कोई ज़्यादा कष्ट नहीं है। इसमें केवल हमें करना क्या है, जो टर्म वाइज, पद वाइज, जो भी एक एक पद को हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अगर हमें ये इस तरह से कोई दिया जाए, ये जो प्रश्न दिया जाए और कहा जाए कि आप उसके dy/dx ज्ञात कीजिए, ये इसमें आगे और लिखा जाएगा कि dy/dx ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, टर्म वाइज हर एक पद को x के सापेक्ष अवकलन करने की कोशिश करेंगे। आप देखें, जैसे यहाँ पर यहाँ आप देख रहे हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये जो पहला पद है ये xy को अवकलन करेंगे, फिर दूसरा पद y² को अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, फिर 10x को अवकलन करेंगे, और फिर y को भी अवकलन करेंगे। तो इसमें रूल वही लगेंगे जो हमने पहले पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो आप अगले उसमें देख लें, नेक्स्ट स्टेप में जब आप x × y को अवकलन करेंगे
तो आप पाएंगे कि ये दो फंक्शन की तरह काम करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है आप जानते हैं, एक फंक्शन फिर दूसरे का अवकलन फिर प्लस फिर दूसरा फंक्शन और पहले का अवकलन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स को ऐसे कैसे ही रखा गया है और अवकलन किया गया वाई का। तो वाई का अवकलन कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस फिर वाई को ऐसे रखा जाएगा और एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष किया जाएगा। तो उसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स 1। तो इस तरह से ये आपका ये स्टेप पूरा हो जाएगा। इसी तरह से फिर सेकंड स्टेप में ये हो जाएंगे और tan x का अवकलन हम जानते हैं एक्स स्क्वायर x होगा, और ये जो y है इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ ले लेंगे, बाकी पदों को दूसरी तरफ दे देंगे और इस तरह से हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स ज्ञात कर लेंगे। तो ये बिल्कुल कक्षा में आते हैं, ये बोर्ड क्लासेस में भी आते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा इतना हैरानी की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये। बस इसमें आपको टर्म वाइज जो पद हैं, पद के अनुसार जो टर्म बाय टर्म आपको अवकलन करना होता है, और जब डी वाई डी एक्स के पदों को एक तरफ लेके और फिर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू निकाल लेना पड़ता है। तो ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसी का एक और उदाहरण देख लें। अब जैसे ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें हम y इज इक्वल टू निकालने की कोशिश करें या x इज इक्वल टू निकालने की कोशिश करें तो थोड़ा मुश्किल काम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, टर्म बाय टर्म इसको अवकलन कर देंगे। जैसे ये एक्स स्क्वायर है, इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो 2x आ जाएगा। ये x इंटू वाई, इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे, और y स्क्वायर को जब अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको पहले y के सापेक्ष करेंगे और फिर y को x के सापेक्ष करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको, ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर को अवकलन किया और फिर इसके बाद में यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फिर वाई स्क्वायर को अवकलन किया, और जब यहाँ आप इसको 100 को जो 100 है, जब इसको अवकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कितना आएगा, 0 आता है। कांस्टेंट का अवकलन किसी के भी सापेक्ष करें। तो इस तरह से आप सेम रूल लगाते हुए जो हमने अब तक पढ़े हैं ये आप करते जाएंगे और आप सीधे आंसर निकाल देंगे यहाँ पर। तो इसमें कोई ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, बस ये क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है इस तरह से, इसलिए हमें इनको डिस्कस करने की आवश्यकता है। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। कुछ जो स्पेशल टाइप फंक्शन है वो आपने पहले भी किए हैं कुछ ना कुछ। तो अब जैसे मान लीजिए ये आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए आपको दिया है log x और इसकी घात cos x, इसको अवकलन कीजिए। तो कोई भी बच्चा है, कोई भी छात्र है, इसको y इज इक्वल टू मान लेगा, और फिर ये जो पावर है, ये जो फंक्शन, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, फंक्शन की पावर फंक्शन, इसको सॉल्व करने का एक ही रास्ता होता है बच्चों, लॉगरिथम यूज़ करके। तो दोनों तरफ का लॉग ले लेंगे और लॉग लेकर हम, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपने लॉग ले लिया और यहाँ पर ये cos x इंटू लॉग एंड log x यहाँ पर आ जाएंगे आप, और ये आपका ये एक फंक्शन हो जाएगा और एक फंक्शन ये हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे इसमें। प्रोडक्ट रूल में ये cos x का जब अवकलन करेंगे तो सीधा माइनस साइन x सीधा ले लेंगे, लेकिन इसका जब अवकलन करेंगे हम log x, तो इसमें हम चेन रूल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो log x को जब अवकलन करेंगे तो पहले इसका log x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और log x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पहले log y है, तो log y का अवकलन जब किया है यहाँ, ये इसको जब अवकलन किया है तो पहले इसका y के सापेक्ष किया, तो y के सापेक्ष log y का अवकलन करेंगे तो 1/y आ जाएगा, और फिर y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बच्चों। यहाँ ये प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है। अब आप इनको जब सॉल्व करते हुए आ जाएंगे तो यहाँ तक आप सॉल्व कर दीजिए इसको, और लास्ट में ये जो y है इसकी जगह आप y की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। y की वैल्यू कहाँ से आएगी, जहाँ से आपने y को लिया है, जो y को आपने माना है, यहाँ से ये जो आपने y माना है यहाँ, ये y इज इक्वल टू log x रेज टू cos x, तो लास्ट में जब आंसर में आपका y आ रहा है वहाँ पर आप y की वैल्यू को रख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
लेकिन बड़ी बात जब बन जाती है जब इसमें हम एक और फंक्शन ऐड कर दें। मान लीजिए ये log x रेज टू cos x दिया हुआ है और एक और फंक्शन हम कभी ये कह दें, मान लीजिए कि x की पावर sin x, मान लीजिए मैं प्लस में दे देता हूँ। अब बच्चा जब सॉल्व करता है, जब छात्र को सॉल्व करने को लगता है तो वो एक बहुत मेन गलती करता है। वो करता क्या है, वो सीधा पूरे के पूरे मैटर को y इक्वल टू मान लेता है और फिर log लेने की कोशिश करता है। बच्चों ये कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जहाँ पर y इक्वल टू यू प्लस वी आपको दिया हुआ है और फिर आप log y लेकर कोई log का कोई फॉर्मूला लगा दें इसमें। लेकिन हमारे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो यही गलती करते हैं कि वो उसको दो फंक्शन ले लेंगे और उसको सीधा y मान लेंगे और फिर उसमें log लगा के और फिर उसमें फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। कोई भी u प्लस वी का कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो log के अंदर है। हाँ, log u इंटू वी ज़रूर log u प्लस log v होता है, वो सही है। लेकिन हमारे बच्चे जो हमारे छात्र हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि ये बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो उसका एक उदाहरण ले लेते हैं हम। मैं स्पेशली इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 बताया क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं, इसको कर ही सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर एक और फंक्शन ऐड करके दिया गया है तब उसको कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ा सा आप देख लें बच्चों। ये आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है x रेज टू x प्लस साइन x रेज टू साइन x, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, ये प्रश्न है। वो इसका अवकलन गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें करना क्या है, हम सीधे सीधे इसको पूरे फंक्शन को y नहीं मान लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर हम जानते हैं कि जब दो फंक्शन को प्लस एडिशन होता है उनका डिफ्रेंशिएशन करके भी एडिशन करके उनका आंसर हम दे सकते हैं। तो हम एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे। कुछ बच्चे अलग अलग मान सकते हैं, कोई y1 मानते हैं, कोई y2 मानते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। लेकिन y1 y2 नहीं मानना चाहिए क्योंकि कहीं कहीं किताबों में y1 y2 y3 जो ये इस तरह से जो लिखा रहता है y1 y2, तो ये कभी कभी y डैश और y डबल डैश के स्थान पर भी प्रयोग में आता है। उसको कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। आप y1 y2 ना लेके उसको फंक्शंस को u और v माने, और y1 y2 मान भी लेंगे तो कोई गलत नहीं है। तो आप यहाँ पर हमने ये जो फंक्शन है इसमें करना क्या है, जैसे ये आपको दिया हुआ है x रेज टू x, तो आप इसको एक फंक्शन मान लीजिए u। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, du ओवर dx निकालने की कोशिश कीजिए। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, दोनों साइड का log ले लीजिए और फिर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम सॉल्यूशन यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ से du ओवर dx निकाल लेंगे। इसी तरह से फिर क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन है उसको v मान लीजिए, फिर log ले लीजिए और फिर उसको v को फिर से dv ओवर dx निकाल लीजिए। ये निकाला बच्चों, ये dv ओवर dx, ये जो निकाला। तो यहाँ तक आने में मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप सीधे रास्ते चलेंगे तो बिल्कुल सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा समस्या भी नहीं आने वाली है आपको। अब अगला जो पार्ट रहेगा वो आप ये समझ लीजिए कि आपने ये माना है कि y इज इक्वल टू यू प्लस वी। तब जब आप सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स जब आप निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका मतलब आप u डैश प्लस वी डैश निकालेंगे इसको। तो अब जब y इज इक्वल टू आपने u प्लस वी माना है तो y डैश इज इक्वल टू y डैश विल बी इक्वल टू u डैश प्लस वी डैश। अब आप दोनों को अवकलन को जोड़ देंगे तो आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा। ये आप देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, और नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, आप ये देखें, यहाँ देखिए। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये गलती कभी भी ना करें, जो मैंने आपको पॉइंट आउट की है वो गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इनको अलग अलग सॉल्व करें, इस फंक्शन को अलग डेरिवेटिव निकालें, इसका अलग डेरिवेटिव निकालें, और तब उसको ऐड करने के बाद में आपको उसका जो अवकलन है वो आपको ज्ञात हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये हमने स्पेशल फंक्शंस के बारे में है। और बच्चों ये क्वेश्चन आते ज़रूर हैं, ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि जो सीधा सीधा साइन एक्स का अवकलन करने नहीं आएगा कभी भी। जो बोर्ड में आते हैं वो ऐसे ही थोड़ा सा घुमा फिराव करके आते हैं, तो इनको आप छोड़ना नहीं है, ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है।
अब बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज़ की। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अक्सर आते भी हैं, बोर्ड में पूछे गए हैं और आपके सिलेबस में तो हैं ही हैं। ये आप ये देखें, इनफाइनाइट सीरीज़ का कुछ इस तरह से क्वेश्चन होगा बच्चों, ये दिया जाएगा। ये आप देखें, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर रूट में, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट में साइन एक्स, फिर प्लस, फिर स्क्वायर रूट में साइन एक्स। तो इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज़ बन जाती है और सिद्ध करने को आया। ये आप देख रहे हैं कि 94, 2002 और उसके बाद भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो इसमें पद तो अनंत हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ये वाला जो पद है वो आपने हटा दिया, वो है ही नहीं तो कोई इसके ऊपर फ़र्क तो पड़ नहीं जाएगा। एक पद हट जाएगा तो सीरीज़ तो इनफाइनाइट ही रहेगी फिर भी। तो इसका मतलब ये जो बचे हुए पद हैं ये y के इक्वल ही हैं। बस यहीं से आपका शुरू हो जाता है काम। अगर आपने ये आपकी समझ में बात आ गई तो आपको बिल्कुल ये आप समझ लीजिए, आप ये जो क्वेश्चन है उसको आप यहाँ पे ला के रख सकते हैं। और इसका अवकलन अगर मैं पूछूं बच्चों से तो कोई भी बच्चा कर सकता है। इसको आप स्क्वायर करना चाहें स्क्वायर कर लें, स्क्वायर नहीं करना चाहें तब भी चेन रूल लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अच्छा रहे आप स्क्वायर कर लें जैसा इन्होंने किया है। उसके बाद एक्स के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो आप ये देखेंगे वाई स्क्वायर जो ये लेफ्ट हैंड में है यहाँ पर, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो 2y इंटू dy/dx, और जो राइट साइड का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा और इसमें dy/dx को एक तरफ ले लेंगे और उसकी dy/dx की आप वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों इस तरह से ये आपको अब प्रैक्टिस है। अगर आपने प्रैक्टिस सफिशेंट की है तो आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, और अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप छोटी मोटी गलतियां नहीं करेंगे और सीधे आप रास्ते चलेंगे। और ये डिफरेंशिएशन है बच्चों, ये बेसिक चीज़ है मैथमेटिक्स की। इसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन आती हैं वो फिजिक्स में भी आएंगी, और इसके बाद भी हम एप्लीकेशन इनको यूज़ करेंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे हम, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे फंक्शंस की। तो ये आप इसको बहुत बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, ये आपको सीखना ही चाहिए। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशिएशन है इसमें कोई भी क्वालिटी बचती नहीं है। जितने आपके सिलेबस में हैं हमने सभी को डिस्कस कर लिया है, कुछ पुरानी क्लासों में डिस्कस किया है और जो शेष रह गए थे उनको हमने इस क्लास में टेकअप किया है। अब डबल डिफरेंशिएशन भी आपके सिलेबस में है, तो हम डबल डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर। मतलब एक बार आपने मान लीजिए कोई फंक्शन y है, आपने एक बार ये dy/dx निकाला तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अगर आप एक काम करें, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें x के ही सापेक्ष, तो इसको डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर कहा जाता है, या डबल डिफरेंशिएशन कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये आपके सिलेबस में है, तो इसमें भी बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे हैं जो मैं उदाहरण दिया है, बहुत सिंपल सा उदाहरण दिया है आपको। तो आप यहाँ देखें ये फंक्शन है, हमने इसको मान लिया कि ये y है, तो यहाँ पे y मान लिया। हमने क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx आराम से निकाला जा सकता है। लेकिन जब हम पुनः अवकलन करेंगे तब d2/dx2 बोला जाएगा उसको। और ये क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, क्वेश्चन में जो है डबल डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो जब हम फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dy/dx तो आ गया। अब हम दोनों तरफ का, इधर का भी, जब लेफ्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2/dx2 आ जाएगा, और राइट हैंड का डिफरेंशिएट करेंगे 3 तो कांस्टेंट है, तो आंसर में केवल 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाता है बच्चों। इसके अतिरिक्त इसमें कोई ज़्यादा बिल्कुल भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। डबल डिफरेंशिएशन इतना ही है, सिंपल है बिल्कुल। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना आता है तो चाहे आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, सेकंड निकालें, थर्ड निकालें, तो ये कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। हाँ, ये आपको करना ज़रूर है, क्योंकि जब हम अगला चैप्टर अगली क्लासों में लेंगे, मैक्सिमा, मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, तब हमें इस डबल डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप इनके क्वेश्चंस जो भी हैं, 2-4 क्वेश्चन ज़रूर आपके बुक्स में हैं, तो उनको आप आराम से कर लीजिए। और कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप ग्रुप में टेकअप कीजिए। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। यहाँ पे देखें आप, ये x⁻20, अब मान लेंगे ये y है और इसको dy/dx निकालेंगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, n x⁻n-1।
तो ये आप यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो ये हमें dy बाई डी एक्स आ गया। अब दूसरा फॉर्मूले में अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो क्या आ जाएगा, d2 बाई डी एक्स टू विल बी इक्वल टू 20 इंटू 19 एंड x रेज टू 18। तो इतना ही आसान है बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। तो इस तरह से इसके जो जो क्वेश्चंस हैं हमने जो पिछली बार भी आपको बताए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, उनको डबल डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं उनका, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वेश्चंस अपनी किताब में से देख लें, बुक्स में से देख लें, और जो इनफाइनाइट सीरीज़ है उसमें केवल आपको ये देखना है कि इनफाइनाइट सीरीज़ में y कहाँ रखना है हमें, तो ये आप सॉल्व करेंगे। और इस तरह से ये हम इस क्लास के अंत तक पहुँच रहे हैं। तो आज हमने इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में जानकारी हासिल की बच्चों, और उसके बाद हमने स्पेशल फंक्शन, ये जो फंक्शन की पावर फंक्शन है, ध्यान रहे कि कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि ये आप बच्चे चेन रूल लगाने लग जाते हैं उसमें। ये बिल्कुल भी चेन रूल से नहीं होगा, ये फंक्शन दो फंक्शन है, ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, चेन रूल इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये हमने किया, और फिर इसको एक और फंक्शन इसमें हमने प्लस करके किया था, वो उसके बारे में हमने चर्चा की है। और इनफाइनाइट सीरीज़ को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है उसके बारे में हमने चर्चा की बच्चों। और एक और बात हमने की कि डबल डिफ्रेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर, उसके बारे में हमने चर्चा की है। आशा है क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद तो ठीक है, इसके बाद आपकी बात ये हो जाती है कि प्रैक्टिस आपको करनी है बच्चों। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी मैथ आपके साथ चलेगा, और मैथ कभी पढ़ने से नहीं आता है, मैथ को प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आज हम चर्चा यहाँ पर इसकी इतनी ही रोकेंगे, इतनी ही चर्चा करेंगे, और जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो अगली क्लास में हम मीन वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे एंड रोलेस थ्योरम। तो ये दो थ्योरम है, इनका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, केवल ये देखना है कि ये कैसे लागू होती है, उसकी कंडीशन क्या है, और ये ज़्यादा डेरिवेशन में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो बस उसके चर्चा करेंगे कि थ्योरम कहती क्या है और वो लागू कैसे होती है, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास।